सो हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ और ये मेरा चैनल है। और इस चैनल में हम अभी 10th क्लास की बायोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे मेन। और समझेंगे कहाँ से? एनसीईआरटी से समझेंगे। तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी ही क्यों? यहाँ वहाँ से भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ की बातें बाद में जानो। सबसे पहले एनसीईआरटी की बातें जानोगे तो तुम्हें हर जगह फ़ायदा होगा। और बात ये समझ लो, अगर तुम्हारे जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही आएंगे। अब मैं तो ये बोलूँ कि एनसीईआरटी की या तो पीछे वाले क्वेश्चन या इंटरेस्ट क्वेश्चन या तो लाइन्स से उठ के आ जाएंगे। और अगर तुम ये समझ गए कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तब तो फिर तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ वहाँ की पढ़ने की। हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना है तो आप यहाँ वहाँ पढ़ना, लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाना कि नहीं मैं ये रिफ्रेशर पढ़ूंगा फिर इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा। नहीं, वो सब बाद में पढ़ना, रिफ्रेशर। सो देखो, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये बात तो है कि तुम्हारे बहुत मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन इसके लिए समझाने वाला चाहिए या समझने वाला चाहिए। तो हमने समझ ली है, आप हमसे समझ लो और बहुत मज़ा आएगा, ये तो मैं पक्का बता रहा हूँ। तुम एक बार पढ़ के देखो, तुम बोलोगे नहीं हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई है। बस ये है कि थोड़ा इसकी लैंग्वेज आसान नहीं है, तो उसके लिए सामने हम बैठे हुए हैं। और इस बात को मेरी मान लो एक बार, फिर जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं हम ही सही थे और आप गलत। ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल आ ही जानी। देखो, यहाँ वहाँ की बातें मैं बहुत सारी बता सकता हूँ और एनसीईआरटी की तारीफ भी बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारा 5th चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी वैसे है क्या? अगर मैं बोलूँ तो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में पढ़ना ही बायोलॉजी है। तो लाइफ को समझो, कैसी लाइफ चल रही है, बायोलॉजी को समझो तो बहुत मजा आता है। जैसे देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है यहाँ, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कोई जिंदा है या मरा हुआ है? तो आंसर कर रही है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कट और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो हम इससे ये समझते हैं ये सब लिविंग है, क्योंकि कोई चिल्ला रहा है, कोई भौंक रहा है, काउ गाय अपना मुंह चला रही है, तो ये सब जिंदा है। लेकिन व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, अगर ये सो रहे हों तो आपका जवाब क्या होगा? तो बोलोगे तब भी ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सांसें ले रहे हैं। वो लाइव इसलिए है क्योंकि वो सांसें ले रहे हैं, हम ब्रीदिंग देख रहे हैं उनकी। ठीक। लेकिन अगर यही बोलते हो कि तुम सांसों को देख करके बता रहे हो कि वो जिंदा हैं, तो फिर उनका क्या? व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में क्या बोलोगे आप? प्लांट्स कैसे जिंदा है? उनकी तो सांसें लेते आप नहीं देख सकते। तो उनको लिए आप ये बोल सकते हो कि वो ग्रो करते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? प्लांट्स के बारे में बोल रहा, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कि तुम बोलोगे कि हम उन्हें हरा भरा देखते हैं तो इसलिए बोल देते हैं कि वो जिंदा है। लेकिन बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ अदर कलर्स? जो दूसरे कलर्स के लीव्स रखते होंगे उनका क्या बोलोगे आप? दे ग्रो ओवर टाइम, तो आप बोलोगे कि वो ग्रो करते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, वो ग्रो करते हैं इसलिए वो अलाइव। सम विल से, तो सब कुछ ऐसा कहेंगे। तो एनसीईआरटी देख रहे हो तुम, कितना मजा आ रहा है, तो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि हम इसको जिंदा इसलिए कह रहे हैं। तो आपको रीजनिंग बता रहा है कि ऐसे सोचना है, कैसे सोचोगे। एक बार दिमाग लगा करके देखो, थोड़ा जोर डाल के देखो, बहुत मजा आएगा। In other words, we tend to think of some sort of movements, either growth related or not, as common evidence for being alive. तो कहीं ना कहीं हम मूवमेंट्स को देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है तो वो जिंदा है, ऐसा करके। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अगर कोई ऐसा प्लांट है, मान लो एक आम का पौधा ही है, जिसको आप देख रहे हो कि अब वो फुल्ली ग्रो हो चुका है। एक्चुअली प्लांट्स तो तब भी ग्रो करते हैं, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो ग्रो कर रहा है करके। तो तुम क्या बोलोगे कि क्या वो मर गया है? नहीं, ऐसा तुम नहीं बोलोगे। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट्स। कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं कि तुम्हें दिखेंगे नहीं कि वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, फिर भी वो जिंदा है। तो तुम क्या उन्हें मरा हुआ साबित कर सकते हो? नहीं, वो जिंदा है। तो उसके लिए तुम्हारी रीजनिंग यहाँ पास गलत है। एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन को सही करते हैं, उस डायरेक्शन को सही जगह ले जाते हैं। तो कहने का यहाँ क्या बोल रही है कि सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो विजुअल मूवमेंट्स को देखना डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, मतलब जिंदा वो हो, कोई जिंदा है आप कैसे डिफाइन करते हो? तो विजुअल मूवमेंट्स को देख करके नहीं बोलना है। So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. तो आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ को मूवमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो कि कोई जिंदा है, अगर वो मूव कर रहा है तो ये बहुत इनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, आपको दूसरा कुछ बताना हो। तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। अगर कोई मूवमेंट बहुत कम है, स्मॉल स्केल्स पे है, तो हम वो दिखेंगे भी नहीं। तो इन दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए?
इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट से हम पूछते हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ, कि विजुअल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर वायरस को देखोगे तुम तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उन पे, लेकिन अगर वो इन्फेक्ट करते हैं, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं, मतलब वायरस के लिए तो ऐसा कहते हैं कि वायरस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो जिंदा है, और अगर बाहर है तो वो मरा हुआ, क्योंकि वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है बस, जिसकी प्रोटीन कवरिंग होती है और कुछ आरएनए वगैरह रखता है, लेकिन बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर वो मरा हुआ रहता है, उसका कोई एक्शन नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर चला गया तो फिर वो तबाही शुरू कर दे। तो अब फिर क्वेश्चन ये आया कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों जरूरी हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉल कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो होता क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा तो ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, सेल्स वगैरह, आपको पता है कि धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, तो कहन फिर उसके बाद हमें ब्रेक डाउन होगा तो आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा। द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, अगर ऐसा हुआ तो ऑर्गेनिज्म मर जाए। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, अपकीप करना पड़ेगा अपने सेल्स का, अपने स्ट्रक्चर्स का, और रिपेयर करना पड़ेगा। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स मूव करने चाहिए। सभी स्ट्रक्चर, अगर तुम सेल के अंदर देखोगे तो फिर मॉलिक्यूल ही आते सेल के अंदर, फिर सेल ऑर्गेनेज आएंगे, फिर उसके बाद अगर बेसिक से बेसिक लेवल पे जाओगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और फिर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर उधर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जैसे हम बोलते हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। तो इनका मूव करना यहाँ वहाँ जरूरी है ना, तो ये मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी ने खुद सॉल्व कर दिया। इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन कर रहे थे वो तब भी होना चाहिए जब आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन ना कर रहे हो तो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम सो भी रहे हैं तो ये मेंटेनेंस फंक्शन होना चाहिए, मतलब सेल का रिपेयर, सेल को मेंटेन करना, उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये सब होना चाहिए। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, ये होनी ही चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये जो इसमें जो टोटल प्रोसेस हो रही हैं, इसको टोटली हम बोलते हैं लाइफ की प्रोसेस। तो ये जो भी चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखना आप पूरा चैप्टर को समराइज कर रहा है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, अब ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, डैमेज और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, अब इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, आप फ्री में तो होगा नहीं ना कुछ, तो यहाँ भी फ्री में नहीं हो रहा है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ये कहाँ से आती है, बाहर से आएगी, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ कि फूड को इंटेक करना और उससे एनर्जी निकालना, ये सब न्यूट्रिशन में आ गया। अब फूड का इंटेक कैसे करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, फिर उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, और फिर उसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, चैप्टर में सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. मतलब अगर लाइफ ऑन अर्थ जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है। अगर ये मैं बताना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे प्लांट्स आप देखोगे तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, और वही हम कहीं ना कहीं प्लांट से ही, ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. तो हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशनल प्रोसेस एक जैसा नहीं होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स सेल है, कितने सारे यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी तो हम ओवरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग में बस जोर डालना, सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर होगा। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. तो आउटसाइड सोर्स जो है अलग अलग हो सकता है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structure. तो आउटसाइड सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खा सकते हैं, तो मतलब ऐसे प्लांट्स भी खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, कुछ में प्रोटीन्स होगा, कुछ में फैटी एसिड या बोलिए फैट्स होगा। तो ये सब जो है हम ये सब खाएंगे, लेकिन हमें एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए।
उसको अगर मैं बोलूँ तो एटीपी, हम एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है एटीपी, तो हमें इस फॉर्म में सबको लाना है जो कि यूज की जा सके वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जो भी एक्टिविटीज है उसे परफॉर्म करने के लिए। अब इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होंगे, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना चाहते हो जैसे हमारी बॉडी में होता है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें ऑक्सीजन क्यों ही चाहिए, सभी हेटेरोट्रॉप्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, जो फूड वो लेते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करना होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर वो सिंपल फॉर्म से एनर्जी निकलती है, एटीपी करेंसी। वही द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और फिर जो हमारा फूड था उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालना ही रेस्पायरेशन। आगे हम देखेंगे। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gas or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. मतलब एनसीईआरटी क्या कह रही है यहाँ कि जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल आप अमीबा का केस देख लो, आगे देखोगे तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और क्या होगा इसमें कि जैसे हम तो मल्टी सेलुलर है, हमारे खाने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग हैं और डाइजेशन के लिए अलग हैं, सबके लिए अलग है। हमारे में सिस्टम्स चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन ये तो एक सिंगल सेल है, हमारे में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसमें पूरे जो सेल्स हैं, मतलब एक ही सेल है, पूरे क्या सेल है, तो जो सेल है पूरा इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में, तो इसमें डायरेक्ट ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हो जाएगा और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है कॉन्टैक्ट में है इन्वायरमेंट। जो भी CO2 लेना होगा या एक्चुअली O2 लेना होगा तो वो ले लेगा, और अपना जो फूड भी लेना होगा इन्वायरमेंट से ले लेगा और उसको ब्रेक डाउन करके जो ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी निकालना वो निकाल लेगा, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट आउट भी कर देगा डायरेक्ट। कोई सिस्टम नहीं चाहिए, एक सेल के अंदर डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे तुम और मैं, तो ये देखो, ये इसका मैंने स्टमक बनाया। अब देखो समझते हैं कैसे कि मतलब बोल रहे बहुत सारी सेल्स हैं, तो यहाँ बहुत सारे सेल्स होंगे, जो छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ सब सेल्स ही है। अब सेल्स को ये देखना है कि कैसे हमारे बॉडी के सेल्स सारे कांटेक्ट में नहीं आते। मैं बोल दूं अगर फॉर एग्जांपल कि जो बाहर के लेयर के ये वाले सेल हैं तो ये तो कांटेक्ट में आ गए, लेकिन जो ये अंदर के सेल्स हैं ये वाली लेयर, तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बीच के सेल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो फिर वो अपना एक्सचेंज कैसे करेंगे। हर सेल को जिंदा रहने के लिए एक्सचेंज करना है, उसको फूड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो मर जाएगा। तो मल्टी सेलुलर में यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप के सारे सेल्स कांटेक्ट में नहीं आते इन्वायरमेंट के, तो एक्सचेंज प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उनके लिए अलग ही सिस्टम बना दिया गया, बहुत सारे सिस्टम है, धीरे धीरे सब पढ़ना है। तो प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन क्या निकल के आया सब समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे में कॉम्प्लेक्स बन जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में सारे सेल्स नहीं आते हैं, thus simple diffusion will not meet requirement of all the cells. We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. तो स्टमक का अलग फंक्शन है और किडनीज का अलग फंक्शन है, सब कुछ हर एक ऑर्गन अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, सभी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड हो गए। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of the specialized tissues. तो फूड लेना और ये ऑक्सीजन लेना ये सब स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फंक्शन होगा। However, this poses a problem. प्रॉब्लम क्या है? Since the food and the oxygen are now taken up at one place in the body of organism, while all parts of the body need them. अब प्रॉब्लम क्या आ गई, हम खाना माउथ से खा रहे हैं, वो स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर जा रहा है, लेकिन जो हमारे हाथ पांव इनको भी तो खाना चाहिए ना, इनके सेल्स को भी तो खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे पाएंगे? उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना पड़ा। तो प्रॉब्लम देख रहे हो, सोल्यूशन क्या है? तो दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. तो जब कार्बन सोर्स हम यूज कर रहे होते हैं उससे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो उनको और काम भी कुछ नहीं उनका, तो उनको हमें एक्सक्रीट आउट करना होगा। उसके लिए क्या होगा कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया हमारे में।
इसके लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया। Again, if the basic rules for the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. The excretory system develop हो गया, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है अपना वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सक्रीटरी टिश्यू पर। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे। अब हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ, तो अब हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, सब स्टेप बाय स्टेप। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. एक सेम स्टेट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी जरूरत होती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन। तो हम मटेरियल्स बाहर से ही ले रहे हैं। अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, जो भी सब्सटेंस रिक्वायर होती है तो बाहर से ले रहे हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, मटेरियल जो हम फूड के फॉर्म में ईट करते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग बींग्स जो हैं, वो फूड कहाँ से पाते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी को जरूरत है एनर्जी की, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तरीका अलग अलग है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कौन करता है, जवाब आ जाना चाहिए, प्लांट्स करते हैं। CO2 और वाटर को यूज करके ये ग्लूकोज बना लेते हैं और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन देते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब जो कुछ यूजफुल ना हो, एक्चुअली यूजफुल नहीं, किसके लिए, उनके लिए, हमारे लिए तो जीवन दान है। These organisms, the autotrophs, जो ऑटोट्रॉफ्स से काम कर रहे हैं, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो करते हैं। तो हमारा तो मेन सोर्स कहाँ हो गया, तो हम ग्रीन प्लांट्स को ही खा करके पूरा एनर्जी ले रहे हैं, पूरा हमारा सिस्टम ही चल रहा है। हेटरोट्रॉफ्स पूरे के पूरे ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम खाएंगे उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है और उससे एनर्जी निकालना है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको डाइजेशन कहते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो जो आप डाइजेशन पढ़ोगे उसमें आप एंजाइम्स पढ़ोगे, और एंजाइम्स इतने इंपॉर्टेंट है कि बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन होता ही नहीं। अब एंजाइम्स हैं क्या, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा दे। बायोकैटलिस्ट क्या, जो लिविंग रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी लिविंग है, तो जो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं बहुत सारे, तो हमारे बॉडी के हर एक रिएक्शन में एंजाइम्स यूज होते हैं। और एक्चुअली में बात करूं तो एंजाइम्स इतना ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो लाखों गुना बढ़ा देते हैं। अब तुम सोच लो कि अगर एंजाइम्स नहीं हुए तो वो प्रोसेस, वो रिएक्शन होनी ही नहीं। आप कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस देख लो, कोई भी प्रोसेस देख लो, उसमें आपको एंजाइम जरूर मिलेंगे। आप इतने सारे एंजाइम्स याद कर करके दिमाग खराब कर लोगे, लेकिन आप ये समझो कि एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है। Thus the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs. तो वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। तो फंगस होते हैं और एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स शो कर रहे हैं, कार्बन and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस है। जो प्लांट्स क्लोरोफिल रखते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो उनके पास क्या है ऐसा अलग, तो क्लोरोफिल है उनके पास। अगर हमारे पास क्लोरोफिल होता तो आज हम भी ऐसा ही खाना बना रहे होते, या हम बोले कि हम फोटोसिंथेसिस कर रहे होते, धूप में जाके खड़े हो जाते तो हमारे में भी अपने आप ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन प्लांट्स के पास ही है और कुछ बैक्टीरिया उनके पास। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serve as the internal energy reserved to be used when required by the plant. तो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन स्टार्च याद कर लेना कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब आज के लिए जैसे हम स्टोर करते हैं ना कि पैसा है तो हम खर्चे के लिए तो रख ही लेते हैं और एक सेविंग होती है, तो ये प्लांट्स की सेविंग है कि बाद में काम आया तो हम इसे यूज करेंगे, आज के लिए नहीं कल की सोचते हैं। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen.
तो हमारे में क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। कोई जरूरी नहीं कि याद रखो, लेकिन ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। बताने को तो मैं ऐसी ऐसी बातें बता दूं जो बहुत अच्छी हैं या बहुत एक्स्ट्रा लेवल की हैं, लेकिन यहाँ अभी जरूरत नहीं है। जितना लिखा हुआ एनसीईआरटी पे उतना ही फोकस करो। पढ़ाने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ ज्ञान बांटा जा सकता है, लेकिन अभी वही ज्ञान देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती क्या है, तो अगर तुम सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि ग्लूकोज बनाएंगे और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन और ये वाटर निकालेंगे। तो ऑक्सीजन जो है इनके लिए तो बाय प्रोडक्ट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस है उसके स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या इवेंट होते हैं। तो इसमें पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली प्लांट्स भी डिपेंड कर रहे हैं, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। सनलाइट के पास एनर्जी है, जहां सन नहीं वहां एनर्जी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी थी उस एनर्जी के फॉर्म को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मतलब जो बॉन्ड्स के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर किया। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया और ऑक्सीजन बना दिया और हाइड्रोजन बनाया, फिर हाइड्रोजन फिर वाटर। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये कि यहाँ पास 6 टू 12 12 ऑक्सीजन थे, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट बना या ग्लूकोज बना तो 6 ऑक्सीजन ही रहेगी। तो देखा जाए तो रिडक्शन ही हुआ ना, ऑक्सीजन हट जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ, लेकिन जो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। मतलब ये जो स्टेप्स हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा और फिर कन्वर्जन लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, ये पूरा एक ही साथ हो, इमीडिएटली हो, कोई जरूरी नहीं। कैसे, जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, जो CO2 है और वाटर से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास सनलाइट तो होती नहीं, तो वो एक दूसरा ही पाथवे फॉलो करते हैं, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। इंटरमीडिएट बना करके सुबह सुबह सनलाइट का यूज करके ये रिएक्शन को पूरा परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर का भी लॉस वहीं से होता है। तो अगर डेजर्ट प्लांट्स सुबह स्टोमेटा को ओपन कर देंगे तो उससे गैसेस एक्सचेंज तो हो जाएगा, CO2 तो उनको मिल जाएगा, लेकिन जो उन्हें स्टोमेटा ओपन करेंगे तो जो भी वाटर उनके पास है थोड़ा बहुत वो भी लॉस हो जाएगा। उसके वजह से क्या करते हैं कि वाटर को प्रिवेंट करने के लिए वो स्टोमेटा को ओपन ही नहीं करते दिन टाइम पर, इसलिए वो रात को ही एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं और जब सन की एनर्जी मिलती है, सन की एनर्जी मिली सुबह, तो फिर वो अपना ग्लूकोज बना लेंगे और पूरा रिएक्शन। एनर्जी सबको चाहिए, लेकिन पाथवे उनका डिफरेंट है, तो वो रात और दिन पे काम कर रहे हैं अपने। अब बोला यह गया कि लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कैसे कैसे जरूरी है और क्या सब सच में सब जरूरी है कि नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब देखो CO2 के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसमें हम क्या लिखते हैं कि एक बेल जार पे ऐसे एक पौधा रख देंगे और दूसरे पे भी ऐसा रख देंगे। अब यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रख देंगे एक पे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर CO2 एब्जॉर्ब हो गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ये प्लांट जो है तुम देखोगे एक दिन बाद या 2-3 दिन बाद, एक दिन में तो नहीं होगा, 2-3 दिन बाद देखोगे तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी नहीं। और यहाँ पास ये प्लांट देखोगे तो ये ग्रो कर जाएगा, ये ज़्यादा ग्रो करेगा। यहाँ देखो लिप्स ज़्यादा एक्सपेंड की नहीं, यहाँ लिप्स एक्सपेंड कर गई। तो क्योंकि इसके पास CO2 था ही, तो रिएक्शन में अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन। अब ऐसे ही फिर लिप्स देखो, अब इसमें क्या होगा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट जहाँ होगा, क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है, वहीं पास तो अपना ग्लूकोज बनेगा, वहीं पास तो स्टार्च बनेगा या कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है या स्टार्च टेस्ट बोल सकते हैं इसमें। अब इसमें हम लेते हैं वेरीगेटेड लिप्स। वेरीगेटेड लिप्स मतलब ऐसे जहाँ क्लोरोफिल कुछ ही पार्ट्स में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। अब जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जब तुम स्टार्च टेस्ट करोगे तो तुम्हें वहीं वहीं ब्लू कलर अपेयर होगा, क्योंकि स्टार्च ब्लू कलर देता है ऐसा। तो ये टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं लिखा क्या है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहाँ से, जो मैंने स्टोमेटा बताया था। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, मैं कहा ये 5.3 पे दिखाया कि ओपन स्टोमेटा ऐसा होता है, क्लोज स्टोमेटा ऐसा होता है। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। जो टाइनी पोर्स हैं सर्फेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर देखा जाए तो टोटली अगर मैं स्टोमेटा बोलता हूँ तो पूरा स्टोमेटा है, या फिर मैं इसको और अच्छा बोलूँ तो स्टोमेटा एपेरेटस है। और फिर स्टोमेटल पोर बोलूँगा तो ये जो पोर प्रेजेंट है, और ये गार्ड सेल्स है, ये जो प्रेजेंट है गार्ड सेल। गार्ड सेल, और गार्ड सेल में क्या, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स को क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रही है, तो देखो जब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये ओपन हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं। और अगर ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं किए रहते नॉर्मल कंडीशन में, जब कोई गैसेस एक्सचेंज करना नहीं होता, तो ये क्लोज ही रहते हैं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस नहीं करना है ना प्लांट्स को, जब जरूरत है तभी वो
ओपन होंगी। तो गार्ड सेल ओपन क्लोजिंग, गार्ड सेल की वजह से ये रेगुलेट होता है ओपन क्लोजिंग, यहाँ सब कुछ लिखा गया। लेकिन ये भी जान लेना, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। मतलब लीव्स से बस होता है ऐसा कुछ नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टेम्स, रूट्स और दूसरे पार्ट से भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देखो, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हमारे लिए ऑर्गन सिस्टम काम करता है, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, उसके बाद टिश्यू सिस्टम के बाद प्लांट्स में कोई ऑर्गन नहीं पड़ोगे आप। हाँ, कोई ये भी बोल सकता है लीफ एक ऑर्गन है प्लांट का, लेकिन ये गलत है, ये बोलना गलत है, लेकिन कुछ बुकों में लिखा गया है, वो बात आप छोड़ो। लेकिन प्लांट्स में सिस्टम कौन सा चलता है? टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज, रूट्स जो है वो अलग गैसेस एक्सचेंज करता है, स्टेम्स जो है वो अलग करते हैं और लीव्स अलग करते हैं। एनर्जी तो सबको चाहिए ही। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of guard cell. तो कौन मेंटेन करता है opening closing? Guard cell. Guard cell swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. Guard cell shrink कर गया तो pore close हो जाएगा। Based on the two activities, जो हमने दो एक्टिविटी की, एक तो CO2 वाली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें रखेंगे, और एक एक्टिविटी जो क्लोरोफिल का प्रेजेंस था वो वाला, और एक और एक्टिविटी कर सकते हैं जहां हम एक प्लांट को एकदम डार्क कंडीशन में रखते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत समय तक रहेंगे तो वो प्लांट भी मर जाएगा। कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? हाँ, आप डार्क में प्लांट को रख दो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, और फिर आप उस पर स्टार्ट टेस्ट देख लो, तो ये भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे ही पता है हमको कि अगर कोई एनर्जी का सोर्स होगा तभी तो उसको आप बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करोगे, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, कोई सोर्स ही नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। सो फार we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. मतलब रॉ मटेरियल्स हमको बहुत सारे चाहिए होते हैं प्लांट्स के लिए, तो वो कहाँ से आते हैं? वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो रूट से वाटर ले रहा है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लिए जा रहे हैं। नाइट्रोजन जो कि एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो ये आप जान लेना कि कोई फर्टिलाइजर अगर फार्मर यूज करता है तो उसमें नाइट्रोजन जरूर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कैसे होता है? दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। पहले तो एक इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, या फिर टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपका बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा आपको यही बच गया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है वो बैक्टीरिया ही कर पाती है। बैक्टीरिया के अलावा ना प्लांट्स कर सकता है ऐसा, ना कोई दूसरा एनिमल कर सकता। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करती हैं जो प्रेजेंट होता है, और उसको अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करके, फिर नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और फिर उसको प्लांट्स लेता है, तो प्लांट्स को हम लोग लेंगे, तो यही साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया को हटा दी जाए तो हो ही नहीं पाएगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर जाता है धीरे धीरे। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है कैसा न्यूट्रिशन वो लेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल कैसे अवेलेबल है, और वो कैसे ऑर्गेनिज्म उसको ले रहा है, ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर फूड स्टेशनरी है, फूड सोर्स स्टेशनरी जैसे ग्रास, या फिर फूड सोर्स मोबाइल है जैसे डियर, तो उसके अलग अलग तरीके हो गए उसको खाने के। Would allow the difference in how the food is assessed and what is a nutritive apparatus used by a cow and a lamb. तो काऊ के लिए न्यूट्रिटिव apparatus अलग होगा और एक शेर के लिए भी अलग होगा। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. तो बहुत सारे strategies हैं, अलग अलग रेंज है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड खाते हैं इसलिए। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फंगस, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। तो ये करते क्या है? ईस्ट और मशरूम्स ये ऐसा करते हैं कि डाइजेस्टिव जूस ये बाहर ही सीक्रेट कर देते हैं, मतलब पूरा फूड अंदर लेते ही नहीं, पूरे फूड को अंदर नहीं लेते, ये डाइजेस्टिव जूस बाहर सीक्रेट करेंगे, और उस फूड को जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्टेड फूड को ही अंदर लेते हैं। डाइजेस्टेड फूड को अंदर लेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट में फेंकना नहीं पड़ता, मतलब जो एसेंशियल है वो ले लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। जैसे हम लोग पूरा मटेरियल, पूरा जो फूड मटेरियल उसको लेते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे और फिर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. क्या अंदर लिया जा सकता है फूड या नहीं लिया जा सकता, आपकी बॉडी कैसे डिजाइन है, आपके पास एंजाइम्स कैसे हैं, आपका बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब पर डिपेंड करता है।
सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना मारे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं, जैसे पैरासाइट्स। पैरासाइट जो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में रहेंगे, अपने न्यूट्रिशन को लेंगे और आपको मारेंगे नहीं। एक्चुअली धीरे धीरे आप मर जाओगे, लेकिन उनका कोई मोटिव नहीं होता मारने का, वो अपने न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। जैसे एग्जांपल है कस्कुटा यामर बेल, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म्स, ये सब पैरासाइट्स हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स को मारते नहीं, अपने फूड का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारते। लेकिन हम लोग प्लांट्स को मार के खाते हैं या एनिमल्स को मार के खाते हैं अपने फूड के रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर। अलग अलग फूड है, कोई मोबाइल है, कोई स्टेशनरी है, और कैसे ऑब्टेन हो रहा है वो तरीका भी अलग है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पूरा जो सेल है वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है, तो कहीं से भी लिया जा सकता है, एंटायर सरफेस में कहीं से भी लिया जा सकता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमने फूड माउस से ही लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब दे रहा है अमीबा takes in food using temporary finger like extension of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuum। तो क्या होता है, अगर सराउंडिंग में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है अमीबा के, तो अमीबा क्या करता है, इसके स्यूडोपोडिया के थ्रू एक घेरा बनाता है और फूड को धीरे धीरे अंदर लेता है, और फूड को अंदर लेकर के फूड वैक्यूल बनाएगा, फिर उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम लाता है और उस फूड को डाइजेस्ट कराएगा और एक्सक्रीटिव मटेरियल को फिर धीरे से यहाँ से बाहर भेज देगा। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, हमारा डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, which then diffuse into the cytoplasm। अब सिंपलर सब्सटेंस जो है साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब एक और एग्जांपल लो पैरामीशियम का। तो आप देखोगे अमीबा का कोई शेप डिफाइन नहीं होता, लेकिन आप यही देखो पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, इसका शेप थोड़ा डिफाइन होता है, इसका शेप डिफाइन होता है और इसके बॉडी में हर जगह सिलिया प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया का भी काम है, कोई चीज़ बॉडी में फालतू तो होती नहीं, तो सिलिया का भी यहाँ काम है। और जो यहाँ फूड लिया जाता है एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, स्पेसिफिक पार्ट से ही फूड लिया जाएगा, लेकिन ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डेफिनेटिव शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया। अगर फूड यहाँ पास प्रेजेंट था, आपका यहाँ कहीं प्रेजेंट था, तो सिलिया के मूवमेंट के थ्रू ये फूड यहाँ लाया जाएगा और फिर अंदर फूड लिया जाएगा। लेकिन अमीबा में आप देखो कहीं भी फूड प्रेजेंट है तो वहां पास स्यूडोपोडिया बनाया जाएगा और उसको घेरे में लेकर अंदर फूड जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ सिलिया के थ्रू ये फूड स्पेसिफिक जगह पे जाएगा और अंदर ले लिया जाएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, तो हमारे पास तो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस तक जा रही है, और बहुत सारे इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to food once it enters the body? अगर एक बार बॉडी में फूड गया तो उसके साथ क्या क्या होता है? We eat types of food which has to pass through the same digestive tract। हम वेरियस तरीके के फूड खाते हैं। बेसिकली अगर डिवाइड किए जाए तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, लेकिन जाना तो सबको एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू है, तो सबको कैसे डाइजेस्ट करेंगे? Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and are of same texture। जो एक सेम टेक्सचर के हैं। This is achieved by crushing the food with our teeth। ये कैसे अचीव किए जाएंगे? टीथ के थ्रू क्रश करेंगे हम। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth। फूड को गीला कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर पाए एलिमेंट्री कैनाल पे, और लाइनिंग भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए लाइनिंग को कोई हार्म ना हो, इसलिए उसको हम वेट कर देते हैं। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जो हमें पसंद होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये पानी बस नहीं होता, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा सिक्रेट करेंगे। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट्री कैनाल से आपको फूड एब्जॉर्ब कराना है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटेगा तभी एब्जॉर्ब होगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स।
तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आपको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू होगा। और मैंने तो बोला था कि हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन बिना एंजाइम्स के होता भी नहीं, तो ऐसे डाइजेशन भी है कि यहाँ बिना एंजाइम्स के कोई चीज़ डाइजेस्ट होगी भी नहीं। द सलाइवा कंटेन्स an enzyme called salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar। जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही डाइजेस्टिव जूस होते हैं जैसे जो स्टार्च को ब्रेक करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही होते हैं क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को हम ब्रेक कर रहे हैं माउथ से। इसके लिए एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ये सब हम देखते हैं। द फूड इज मिक्स्ड थरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग। तो टंग का काम क्या होता है कि फूड को अच्छे से मिक्स करना और उसे नीचे मूव कराना। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब जो हमारा फूड है रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करे और प्रोसेस हो, ये जरूरी है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो हमारा कैनाल है उसमें मसल्स होती हैं जो कि फूड के मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट, मतलब पूरे गट में, ऑल ओवर द गट ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। माउथ से कैसे जाता है फूड, फूड पाइप से जाता है जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक जो होता है एक्सपेंड करता है जब फूड चला जाता है, तो वैसे तो स्टमक बहुत छोटा होता है, इतना छोटा सा स्टमक है, लेकिन जब फूड जाता है तो बहुत बड़ा होता है, एक्सटेंड कर देता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। तो स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करने पे, फूड को मिक्स करने पे। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो वॉल्स है उस पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक के लिए वर्ड ही होता है गैस्ट्रिक यूज। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एचसीएल सीक्रेट करते हैं। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। एंड म्यूकस, म्यूकस किस लिए, म्यूकस का काम होता है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एचसीएल का काम क्या होता है, एक्चुअली पेप्सिन को एक्टिव करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अब एसिड का दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, तो देखो खाने के साथ बहुत सारे हो सकता है कि बैक्टीरिया भी आ गए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एसिड काम करेगा। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर म्यूकस प्रेजेंट होगा तभी तो स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट रहेगी, नहीं तो उसे हार्म पहुंच जाएगा। वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। अब एसिडिटी में क्या होता है, जब हम बहुत सारा ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो जाता है। अब ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो जाएगा तो उसी को हम एसिडिटी बोल देते हैं, फिर आप बहुत सारी दवाइयाँ खाएं। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। तो ये हमारा स्टमक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे फूड जब जाना है तो स्टमक से जाएगा, तो किससे रेगुलेटेड होता है, ये रेगुलेटेड होता है एक स्पिंटर से। यहाँ पास एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। स्पिंटर क्या करता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट पे फूड को यहाँ इंटेस्टाइन पे जाने देता है। अब इंटेस्टाइन पे भी आगे डाइजेशन होना था, क्योंकि देखो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन होता है। जैसे अगर आप माउथ पे देखोगे तो माउथ पे मेनली स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था थोड़ा बहुत, और अगर आप ऐसे स्टमक पे देखोगे तो बस प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था क्योंकि पेप्सिन ही रिलीज हो रहा है। लेकिन आप अगर इंटेस्टाइन पे देखोगे तो इंटेस्टाइन पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइन खुद भी एंजाइम्स रिलीज करता है, और इंटेस्टाइन पे पैंक्रियास और लीवर के जूसेस आते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling। तो बहुत छोटे से स्पेस में बहुत बड़ी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और ये क्यों कैसे प्रेजेंट हो पाई, तो बहुत ज्यादा कॉइलिंग है, ऐसे घुमावदार है, यूं 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 ऐसा, तो इसलिए प्रेजेंट है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैसा फूड खाते हो, इस पे आपकी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। herbivores को बहुत ज्यादा बड़ी इंटेस्टाइन चाहिए होती है इन कंपैरिजन टू मीट। जो मीट खाते हैं एनिमल जैसे
मेनली कार्निवोर्स जैसे लायन, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो रहा है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए इस पे लीवर और पैंक्रियाज से उसके जूसेस आ रहे हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स तभी एक्ट कर पाते हैं जब उन्हें अल्कलाइन पीएच मिलता है। लेकिन जो फूड स्टमक से आ रहा था वो कैसा था? एसिडिक था, HCl था वहां बहुत सारा। तो हमें अब अल्कलाइन पीएच करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो तभी काम कर पाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर पीएच पे ही अपना अच्छा से अच्छा काम कर पाते हैं। तो उन्हें अल्कलाइन पीएच चाहिए। इसके लिए क्या होता है? बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस जो लीवर से आ रहा था तो अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है। Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. तो फैट्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। उसके लिए लीवर से हमारा बाइल सॉल्ट्स आता है। अब बाइल सॉल्ट्स क्या करता है? इसको इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर हमारे कपड़ों में फैट्स प्रेजेंट होता है तो इमल्सिफिकेशन होता है उसकी वजह से फैट्स या ऑयली डॉट्स जो होते हैं वो कपड़ों से हट जाते हैं। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ भी है कि एंजाइम्स फैट्स पर एक्ट कर पाए, इसके लिए बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन एक्शन करता है, तभी एंजाइम्स काम कर पाते हैं। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एक्शन। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन द चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हमने ऐसा पढ़ा हुआ कि इमल्सिफाइंग एक्शन होता है। द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड डाइजेस्टिव प्रोटीन्स लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो ट्रिप्सिन किसके लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए। पेप्सिन से सिमिलर है ट्रिप्सिन। और जो सलाइवरी अमाइलेज होता है सलाइवा में, तो यहाँ होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और जो लाइपेज होता है ये फैट्स के लिए होता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो ये भी जान लो, हमने तो पढ़ लिया कि लीवर से जूस आ रहा, पैंक्रियाज से जूस आ रहा, लेकिन इंटेस्टाइन की वॉल खुद भी जूस रिलीज करती है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो जाता है। The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid, complex carbohydrate to glucose and fats into fatty acid and glycerol। तो ये याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। फाइनल डाइजेशन यहाँ हो रहा है और यही फिर एब्जॉर्प्शन भी होगा। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है उसमें विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि फूड एब्जॉर्ब हो सके। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो फूड को हर एक सेल के पास पहुंचाएंगे, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। तो क्या क्या काम होगा? एनर्जी तो हम लेंगे ही, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, जो पुराने सेल्स मर गए होंगे उनकी जगह नए टिश्यूज भी बनाना है, रिपेयर भी करना है ओल्ड टिश्यूज का अगर हो सकता है तो। द अनअब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे अनअब्सॉर्ब्ड फूड जाएगा और वहां क्या होता है, अगर हमारे बॉडी को वाटर चाहिए, अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है। और जनरली यही होता है कि हमारे बॉडी को वाटर चाहिए होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, एनस से सब रिमूव हो जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है और स्टमक में भी हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था, तो ये भी रेगुलेटेड होता है। डेंटल कैरीज, दांतों का सड़ जाना, बोलते हैं दांतों के कीड़े लग गए। डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। तो इनेमल जो होता है सबसे आउटर कवरिंग, जो हमारा टूथ होता है उसका सबसे आउटर कवरिंग होता है इनेमल, उसके अंदर होता है डेंटाइन। तो जो इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट है, बोन से भी हार्ड होता है। लेकिन जब बैक्टीरिया आते हैं, when bacteria acting on sugars produce acids that softens और demineralizes the enamel, वो इनेमल को सॉफ्ट कर देते हैं और उससे मिनरल्स हटा देते हैं, जैसे फॉस्फेट वगैरह जो दांतों में प्रेजेंट होता है वो उन मिनरल्स को हटा देते हैं बैक्टीरिया। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल टिक। तो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो फूड पार्टिकल्स के साथ यहाँ चिपक जाते हैं।
और जो सलाइवा जो हमारा है, क्या जो यहाँ बस जा रहा था वहाँ जा नहीं पाता। सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स। तो जो हमारा सलाइवा होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो इससे बचाता है, दांतों के सड़ने से बचाता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया बैक्टीरिया वगैरह चिपक गया तो फिर वो जा नहीं पाता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। तो खाने के बाद ब्रश करना ये प्लेग को हटा देता है। इफ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स में इन्वेट द पल्प। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स पल्प पे भी चले जाएंगे, फिर कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो अगर पल्प पे चले जाएंगे तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा, फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और दांतों का दर्द जिसने फील किया है उसे तो बहुत आनंद आया ही होगा। तो देखो हमारा एक पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब हमने किया क्या कि कहाँ से खाना खाना है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। कैसा खाना खाना है, कहाँ से मिलेगा, ये सब, और उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, यूनिसेलुलर में अलग हो रहा है, मल्टीसेलुलर में अलग हो रहा है, ये तरीके लिखे हुए थे, सारे हमने डिस्कस कर लिए। एनसीईआरटी का कोई भी तुम क्वेश्चन करो, यहाँ के क्वेश्चन भी पढ़ोगे, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और रॉ मटेरियल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, या फिर रोल ऑफ एसिड जो स्टमक में 2 रोल बताए मैंने, और फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है, और तो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस होते हैं, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया होता है, ये सब। और जो हम बोलते हैं, एक और लोग बोलते हैं कि स्टमक में ही डाइजेशन होता है, तो ये गलत है। बोलते हैं कि पेट में डाइजेशन हो जाता है, पेट बस में नहीं होता, हाथ में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा, कुछ डाइजेशन माउथ में भी हो रहा है, तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में भी डाइजेशन होते जा रहा है, हम ये बोल सकते हैं। और स्टमक में तो बस प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये बोल सकते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे वो आराम से होगा, और एनसीईआरटी ही रामबाण है। तुम इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आएगा, और जब मैं बता रहा होता हूँ तो तुम भी थोड़ा अपने आप से रीड किया करो। इससे क्या होगी, तुम्हारे मन में भी लाइन जाएंगी, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। और बैठ के पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ पढ़ा पढ़ा, क्या बता रहा है क्या बता रहा है, हमें तो ये आता है, ऐसे नहीं करना है। आराम से बढ़िया बैठ के पढ़ो, सब समझ में आएगा। चलो, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर देना, और इसके आगे वाले पार्ट के लिए सेकंड पार्ट में मैं बना दूंगा। चलो, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर लेना, तो मेरे लिए अच्छा होगा, और इससे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, मज़े से कंटिन्यू करूँगा, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और जो भी तुम्हें लगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट है और क्या और किया जा सकता है, या दूसरे तरीके से पढ़ाए, या बहुत अच्छा था लेक्चर, जैसा